नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पी के फॉर यू पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2014 में पूछे गए सवालों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहला सवाल की ओर। पहला सवाल में आपको 5 कॉमन एरर दिया गया है। प्रत्येक कॉमन एरर में एक ऑप्शन रॉन्ग है, तो उसे आपको ढूंढना है। तो पहला सवाल में बोला गया है, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड what a bad shape our library is in, I would have done something to arrest the deterioration। देखिए, पहले आप डिटोरिए का मीनिंग आप जान लीजिए। इसका हिंदी होता है आपका स्थिति का बदतर होना, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इफ़ है अर्थात ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़, इन केस, ये सब हो कंडीशनल समझिएगा। तो यहाँ पे भी वुड हैव का है और यहाँ भी वुड हैव का प्रयोग हुआ है। 2 जगह वुड हैव का प्रयोग हुआ है। तो एक ही सेंटेंस में 2 जगह वुड हैव का प्रयोग नहीं होता है। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें जो है हैड का प्रयोग होता है, और इधर जो प्रिंसिपल वर्ब है उसमें आपका प्रिंसिपल सेंटेंस में वुड हैव का प्रयोग होगा। अर्थात वुड हैव का जो पेयर है आपका हैड है। तो यहाँ आप हैड लगाएंगे तभी इधर वुड हैव सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में एरर है। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। इसमें बोला गया ही हैज़ बीन इनहैंस्ड इन पोजीशन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलिजेंस एंड इंटेग्रिटी। इसमें आप देखेंगे कि बोला गया है उसकी प्रतिष्ठा और इंटेग्रिटी के वजह से के परिणाम स्वरूप उसके पोजीशन में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। अगर आप बहुत अच्छे कोई काम में हैं तो आपका पोजीशन जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ना कि कोई कर देता है। यहाँ देखिए आपका पैसिव वॉइस में बनाया गया है, ही हैज़ बीन इन है। यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो यहाँ पे पैसिव नहीं बनेगा, ही हैज़ इनहैंस्ड होगा। यहाँ पे बिन गलत है, तो इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल में देखेंगे, इट इज़ आई हु इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन आई है और इसके लिए यहाँ पे इज दिया गया जो कि गलत है। आई के लिए क्या होगा, एम का प्रयोग होगा। तो इज गलत है, यहाँ पे आपका एम हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देयर इज ओनली वन क्योर टू द एविल्स व्हिच न्यूली। इसमें देखिए यहाँ पे आपका जो है व्हिच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप थोड़ा सा एक रूल के बारे में जान लीजिए। जब रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑल हो, समबडी हो, नोबडी हो, एनीथिंग हो, तो ओनली हो, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आता है दैट आता है, हु या व्हिच नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ओनली यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ओनली है तो यहाँ प्रोनाउन आपका क्या आएगा, दैट होगा। तो इन सभी जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन लिखें इसके लिए प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑल आया है तो ऑल के लिए प्रोनाउन क्या लिए, दैट लिए। यहाँ पर अगर हु या व्हिच देंगे तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑल, समबडी, नोबडी, ओनली, इन सबों के साथ प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। तो यहाँ व्हिच गलत है, आपका दैट आएगा। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। देखिए यहाँ फ्लू क्या है, आपका वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है, जो कि एडवर्ब जो है ओवर के बाद दिया गया है। तो एडवर्ब जस्ट किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद। तो एक्सटेंसिवली पहले होगा, ओवर बाद में होगा। यहाँ पर अरेंजमेंट में गलती है, तो जिस कारण सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट
सवाल नंबर 6 से 10 में है, फिलर दिया गया है, तो आपको फिलर को सेंटेंस समझकर भरना है। 6 नंबर सवाल में देखेंगे, बोला गया द स्टूडेंट वाज पनिश्ड फॉर हिज ब्लैंक। स्टूडेंट को सजा दी गई, किस वजह से? देखिए, इम्पुडेंस। इम्पुडेंस का अर्थ होता है अविवेकी, ना समझ। प्रूडेंस का अर्थ होता है समझदार। मोडेस्टी का अर्थ होता है सादगी। क्लीमेंसी का अर्थ होता है दया या परोपकारिता। तो स्टूडेंट को किस वजह से सज़ा दी गई? नासमझी के लिए या अविवेकी के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माई फादर वाज टू ब्लैंक टू पुश द हैवी डोर। देखिए, मेरे पिताजी क्या हैं जो इसके कारण हैवी डोर को धकेल नहीं पाए। तो मेरे पिताजी, अब यहाँ पहले ऑप्शन आप पढ़िए। फेंट का अर्थ होता है हल्का। फीबल का अर्थ होता है कमज़ोर, जिसको आप वीक भी बोलते हैं। फ्रेजाइल का अर्थ होता है कमज़ोर, भंगुर। फॉल्टरिंग का अर्थ होता है लड़खड़ाकर चलना। ठीक है, अब ये फ्रेजाइल और ये फीबल, इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग अर्थ सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़र है कि ये जो फीबल है ये सजीव जाति के लिए होता है, जो कि इंटरनली कमज़ोर होता है। और फ्रेजाइल है कि कोई वस्तु कमज़ोर होता है, जैसे कोयला कमज़ोर होता है, बिस्कुट कमज़ोर होता है, अर्थात भंगुर होता है, फ्रेजाइल होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। माई फादर वॉज टू फीबल टू पुश द हैवी डोर। नेक्स्ट, द फ्लड डैमेज द बुक सो दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू ब्लैंक देम। देखिए, फ्लड ने बुक को इतना डैमेज कर दिया कि इम्पॉसिबल हो गया। क्या इम्पॉसिबल हो गया? पहला का देखिए मीनिंग होता है रिट्राइव का अर्थ होता है पुरानी स्थिति में लाना या पुनः प्राप्त करना। ठीक है, रिट्रेस। रिट्रेस का होता है अपना कदम वापस खींच लेना। ठीक है, रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का अर्थ होता है अपनी बात से मुकर जाना। रिट्रीट। रिट्रीट का होता है अर्थ अपने स्थान से वापस आना। तो यहाँ फ्लड ने बुक को डैमेज कर दिया, जिसके कारण इम्पॉसिबल हो गया रिट्राइव करने में, अर्थात पुरानी स्थिति में लाने में। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर मैथ का भी वीडियो मिलेगा। 9 नंबर सवाल में देखते हैं, इसमें बोला गया हिज बंगला वेंट थ्रू ए मैक। देख लीजिए आप यहाँ पे बंगला का स्पेलिंग, ये कभी कभी आपको जो है मीनिंग स्पेलिंग में भी दे दिया जाता है, तो इसका आप मीनिंग याद कर लेंगे। अब यहाँ मैक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा जिससे सेंटेंस सही हो जाएगा? देखिए, मेक अप। अगर मेक के साथ पहला ऑप्शन ए अगर हम चुन लेते हैं तो मेकअप का अर्थ होता है श्रृंगार या श्रृंगार का सामान। जैसे आप लड़कियों आप देखते होंगे मेकअप का सामान लाती है बाजार में, तो उसे आप मेकअप समझते हैं। और दूसरा अगर मेक आउट अगर यहाँ पे आप डालते हैं आउट, तो मेक आउट का अर्थ हो जाता है आपका समझना। और मेक ओवर का अगर प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है पुनर्निर्माण करना या क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, यहाँ तो मेक ओवर ही होना चाहिए, क्योंकि बंगला वेंट थ्रू मेक पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर डी में फॉर अगर लेते हैं तो मेक फॉर किसी के लिए कारण होता है या फिर पैदा करना होता है, जैसे दिस क्लॉथ इज़ मेड फॉर कर्टन, तो वो किसी कारण को बताता है मेक फॉर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। 10 नंबर, इसमें बोला गया है दिस ऑस्पिशियस बिगिनिंग ब्लैंक वेल फॉर ए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। देखिए, अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या मीनिंग होता है। एटम्स का अर्थ होता है किसी लय में काम करते रहना। आप कोई काम कर रहे हैं, उसी लय में आप काम करते जा रहे हैं लगातार। आर्ग्यू का अर्थ होता है बहस करना, विवाद करना।
ऑगर का अर्थ होता है शुभ संकेत देना। आंसर का अर्थ आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑगर वेल फॉर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शुभ संकेत दे रहा है और प्रोजेक्ट कंप्लीट सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट में जो है 11 से 30 नंबर सवाल में बोला गया है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ढूंढना है, अर्थात सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो पहला 11 नंबर सवाल है परसिस्ट। परसिस्ट का अर्थ होता है जारी रखना, किसी भी काम को जारी रखना। तो इसका जो एक ऑप्शन सटीक आएगा, अब पहले चारों ऑप्शन के बारे में जान लें। रेसिस्ट का अर्थ होता है प्रतिरोध। आप घरों में इलेक्ट्रिक वायरिंग में आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस बोला जाता है, तो रेजिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध, और रेजिस्ट एक वर्ब है और रेजिस्टेंस एक नाउन है। तो रेजिस्ट प्रतिरोध करना और रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो ये आपका हो गया रोकना। तो ये तो इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग हो गया, ये तो होगा नहीं आंसर। लीव का अर्थ होता है छोड़ना, जो कि आप जानते हैं। क्विट का भी अर्थ छोड़ना है। इंसिस्ट का अर्थ होता है जोर देना या जारी रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो परसिस्ट का सिमिलर वर्ड आपको मिल गया इंसिस्ट। नेक्स्ट इवेंचुअली का अर्थ होता है आखिरकार या अंततः या अंत में। जब कोई आप काम कर लेते हैं तो अंत में जो रिजल्ट आता है वही आखिरकार या अंततः कहलाता है। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे प्रीवियसली शुरुआत का, ये तो होगा नहीं। ब्रीफली संक्षेप में, ये तो होगा नहीं। फाइनली ये हो सकता है आखिरकार अंत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और सक्सेसफुली तो आप जानते हैं सफल। और आप चलिए सवाल नंबर 13 में इम्पिकेबल का अर्थ होता है त्रुटिहीन या दोष रहित, मतलब सर्वशुद्ध। तो रिमार्केबल तो होगा नहीं। रिमार्केबल का अर्थ क्या होता है कि आप किसी के लिए नोट डाउन करते हैं या रिमार्क करते हैं या चिन्हित करते हैं। अनबिलीवेबल तो होगा नहीं। फ्लॉलेस त्रुटिहीन, हाँ इसका यही मीनिंग होगा फ्लॉलेस, तो जो कि ऑप्शन सी में है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और डी का जो मीनिंग है डिसप्लीजिंग, देखिए प्लीज का अर्थ होता है कृपा कर या कृपया या प्रसन्न करना। डिसप्लीज का अर्थ क्या होता है, नाराज या नाराजगी। नेक्स्ट 14 से 16 नंबर सवाल में जो है यहाँ थोड़ा सा कट गया है, ये आपका अपोजिट वर्ड है, इसमें अपोजिट ढूंढना है। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर सवाल में। प्री डायलेक्शन का अपोजिट ढूंढना है। तो प्री डायलेक्शन का अर्थ होता है काम के प्रति पसंदगी या रुचि। ठीक है, ऑप्शन ए में प्रीडिकामेंट दिया गया है। प्रीडिकामेंट का अर्थ होता है जटिल समस्या। और आफ्टर थाउट का अर्थ होता है आपका कुछ सोच कर, कोई काम कर रहे हैं उसके बाद आप जो सोचते हैं। एवर्सन का अर्थ होता है नापसंदगी और रुचि। यहाँ देखिए आपका पसंदगी वाला बात हो रहा था, रुचि वाला बात हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया आपका एवर्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देख लें पोस्टपोनमेंट, ये तो आपको पता है, ये रद्द कर देना, स्थगित कर देना। नेक्स्ट पोम्पस का अर्थ होता है गर्वित या घमंडी। ठीक है, तो अपिस का भी अर्थ वही होता है, गर्वित या घमंडी, अहंकारी जिसको आप कहते हैं। हम्बुल का अर्थ होता है विनम्र। तो मिक का अर्थ होता है दब्बू। ग्रैंडियोस का अर्थ होता है भव्य या शानदार। तो अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो यहाँ पे आपका हम्बल सही हो जाएगा पोम्पस का। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखिए सीरीन का अर्थ होता है शांत। ठीक,
काम का भी अर्थ होता है शांत, एंग्री का अर्थ होता है क्रोधित, बीटर का अर्थ होता है कटु, और रफेल्ड का अर्थ होता है अशांत, उथल पुथल। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका रफेल्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल में 17 से 21 में बोला गया है, फ्रेज दिया गया है और इस फ्रेज से जो है आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा सटीक होगा। 17 में बोला गया, विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही वॉज एबल टू क्रेव आउट ए नीचे। क्रेव आउट ए नीचे का अर्थ होता है कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिकम ए स्कल्प्टर, ये नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हिज करियर, ये भी नहीं होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डेवलप ए स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 18 नंबर सवाल में, यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। टू द लेटर का अर्थ होता है अक्षर से पूर्ण पालन करना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका 18 नंबर का, इन एवरी डिटेल, मतलब पूर्णतः अक्षर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 नंबर का, इन एवरी डिटेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 19 नंबर सवाल में देखेंगे, ए क्रिटिक्स वर्क इज़ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स का अर्थ होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, कोई भी चीज़ पढ़ना और उसका जो गूढ़ अर्थ है वो चीज़ समझना, मतलब उसका इनर मीनिंग को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, where discipline is concerned I put my foot down। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका होता है कि आप कोई काम करते हैं तो उसके बारे में बहुत मजबूती से कदम उठाते हैं, ठीक है। पुट माई फुट डाउन, मजबूती से निर्णय लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए बी नंबर ऑप्शन में लाइट स्टैंड है, शेकी स्टैंड है, हैवी स्टैंड है, फर्म स्टैंड, यही होगा मजबूती स्टैंड। मतलब कोई भी काम अच्छे मन से करते हैं या मजबूती तरीके से करते हैं उसे को कहते हैं पुट माई फुट डाउन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 21 नंबर सवाल में आप देखेंगे, इसमें बोला गया है कि द कन्विक्ट क्लेम्ड इनोसेंस। आरोपी क्या था, निर्दोष था, एंड स्टूड हिज ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ रिपेंडेंस। आरोप को स्वीकार करने, जब वो निर्दोष था तो उसने आरोप को स्वीकार नहीं किया, स्टूड हिज ग्राउंड, और उसने क्या किया, अपने आप को रिफ्यूज कर दिया गलती को स्वीकार करने से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रिफ्यूज टू इल्ड। जब आरोपी निर्दोष था तो उसने आरोप को स्वीकार करने से मना कर दिया, अर्थात रिफ्यूज टू इल्ड हो जाएगा इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, 32 से 38 नंबर सवाल में बोला गया है, वन वर्ड है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो 32 नंबर सवाल में आप देखेंगे बोला गया है बिलीफ इन मैनी गॉड, कई सारे देवताओं में विश्वास करना क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे पहले। पेंथेइज, पेंथेइज का अर्थ होता है देव पूजा या सर्वेश्वरवाद। मोनोथेइज, मोनोथेइज्म का अर्थ होता है एकेश्वरवाद, अर्थात एक भगवान की पूजा या एक भगवान में विश्वास करना। पॉलीथेइज, कई सारे भगवान में विश्वास करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एथियज्म का अर्थ होता है नास्तिक, अर्थात भगवान में विश्वास ही ना करना। नेक्स्ट, ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच, ठीक है, ब्रांच में जो फूलों का गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं। बोक्वेट का अर्थ होता है
पुष्पगुच्छ या गुलदस्ता, जो फूल टूटा हुआ है उससे जो हम गुलदस्ता बनाते हैं उसको हम कहते हैं बouquet। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बी ऑप्शन में दिया गया है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस होता है जो टहनी में फूलों का गुच्छा होता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी पहले दो और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया रैत, WRET। ई रैत का अर्थ होता है आपका माला, और एक और होता है स्पेलिंग रैत का WRAITH। इस रैत का अर्थ होता है प्रति आत्मा। अब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो काल्पनिक छवि बनता है उसी को प्रति आत्मा कहते हैं, प्रेतात्मा। तो वो होता है स्पेलिंग इस टाइप का WRAITH, जबकि उच्चारण दोनों का सेम है। इसमें आप डिफर याद रखिएगा। चौथे ऑप्शन में दिया गया है इनकैंडिसेंस का अर्थ होता है जोश या उत्साह। तो 33 का जो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फ मोटिव ह्यूमन एक्शन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साइनिक, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहता है हर वक्त, सेल्फिशनेस मोटिव ह्यूमन एक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साइनिक। कटु जिसको बोलते हैं, सेप्टिक शंकालु, एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, माइसोजिनिस्ट स्त्री दोषी। ठीक है। नेक्स्ट, ए हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, जो सभी गुणों से परिपूर्ण है उसे क्या कहते हैं, वर्चुअसो, सद्गुणी। डिवा का अर्थ होता है लोकप्रिय गायिका। आर्टिस्ट का अर्थ होता है क्या, जानते हैं, कलाकार। परफॉर्मर, परफॉर्म करने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली। चलो, भोजन को आप धीरे धीरे बॉयल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, स्टीम का अर्थ होता है भाप, ये तो होगा नहीं। साउट का अर्थ होता है तलना, ये तो होगा नहीं। बेक का अर्थ होता है सेकना या पकाना। पारबॉयल का भी अर्थ होता है पकाना या सेकना। अभी दोनों के बारे में क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, लिट्टी को जब हम सेकते हैं तो उसमें पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ आग पर धीरे धीरे सेकाता है। तो उसके लिए हम बेक का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे पानी यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है बॉइलिंग, अर्थात पानी का मात्रा है। यहाँ बोलेंगे आंसर जो है आपका ऑप्शन डी होगा, पारबॉयल। इसमें क्या होता है, पानी में उबालना, धीरे धीरे पकाना। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। जो आर्ट के स्पेशली क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट का काम होता है उसको एवेंट ग्रेड कहते हैं। इसका एक और दूसरा मीनिंग होता है अग्रदूत। जब इस सेंटेंस में ये चीज़ लिखता है कि कोई किसी का लीडर बन जाता है या फिर उसके पक्ष में उससे आगे आकर बोलता है, तो वहाँ पर भी एवेंट ग्रेड का ही मीनिंग होता है। तो यहाँ दो अर्थ होता है एवेंट ग्रेड का, एक अग्रदूत या अग्रदल, और दूसरा कि आप किसी भी क्षेत्र के हैं उसमें जो एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पेशली आर्ट में, उसको एवेंट ग्रेड कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक, अर्थात परंपरा को नहीं मानने वाला, पुरानी परंपरा जो चली आ रही है। जैसे लव मैरिज पहले नहीं माना जा रहा था, सही है, अब माना जा रहा है, तो हम ये कहेंगे पुरानी परंपरा में माना जा रहा है, अब विरोध हो रहा है। तो रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। नर्ड, नर्ड का अर्थ होता है आपका बेवकूफ़। नेक्स्ट, 38 में आप देखेंगे बोला गया हु हेल्प्स पीपुल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। ऑप्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। बेनिफैक्टर का अर्थ होता है परोपकारी या दान देने वाला। बेनिफिशियरी का अर्थ होता है लाभार्थी। टाइकून का अर्थ होता है व्यवसायी। पेट्रियोट का अर्थ होता है देशभक्त। और देशद्रोही का मीनिंग होता है ट्रेटर, TRAITOR। ट्रेटर का अर्थ होता है देशद्रोही, पेट्रियोट का अर्थ होता है देशभक्त। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ के ऑप्शन के अनुसार से कौन सा सही होगा,
क्या कहा गया है, गिविंग देम मनी, पैसे और सहायता दे रहा है, तो बेनिफैक्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39 और 40 में जो दिया गया है 4 ऑप्शन है, उसमें 3 मीनिंग गलत है, एक सही है, सही मीनिंग को चुनना है। तो पहला ऑप्शन में देखिए प्लेबियन तो चारों में है, इसमें देखिए PLEBEIN पहला भी सही है, PLEBIN दोनों सी भी सही है, ये आपका बी और डी गलत है, मीनिंग ही गलत है। अब दोनों में जान लेते हैं प्लेबियन ऑप्शन ए वाला का अर्थ क्या होता है और ऑप्शन सी वाला का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में जो है इसका अर्थ होता है सर्वसाधारण, सर्वसाधारण, और ऑप्शन सी में जो प्लेबियन है इसका अर्थ होता है निम्न वर्गीय, ठीक है, निम्न वर्गीय। यहाँ पे आपका दोनों मीनिंग सही है, आप किसी को भी एक सही मान सकते हैं। 40 नंबर सवाल में सराउंडिंग्स का स्पेलिंग पूछा गया है, तो इसका मीनिंग आप जानते ही होंगे, सराउंडिंग्स कोई कठिन मीनिंग नहीं है, SURROUNDIN, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SURROUNDINGS। तो 40 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारों ओर घेरा। अब चलते हैं, इसमें ये आपका पूरा सेट खत्म हो चुका है, अब इसके नीचे पैसे जाता है, पैसे आप बाद में किसी दिन आपको बता देंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ मीनिंग दिया गया है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस मीनिंग को ज़रूर पॉज करके याद कर लीजिए। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, और ये जो अभी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ये SSC CGL LDC MTS या अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें कि आपका इंग्लिश पूछा जाता है, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस सेट को पूरा बनाते हैं तो आपका एक सेट बनाने से लगभग 4 सेट बन जाएगा, क्योंकि आपको इस सेट में फुल एनालाइज किया गया है, प्रत्येक वर्ड का के बारे में भी बताया गया है। अब आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद।